नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बेसिक रेडिकल्स या क्षारीय मूलकों के परीक्षण किस तरीके से किए जाएंगे या प्रयोगशाला में सामान्यतः किए जाते हैं उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इन बेसिक रेडिकल्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है 6 वर्गों में, और कौन कौन से रेडिकल्स किस समूह में रखे गए हैं और उनकी पहचान करने के लिए कौन से ग्रुप रिएजेंट या समूह अभिकर्मक प्रयोग में लाए जाते हैं और कौन से लवण अवक्षेपित होते हैं। इन सब की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब एक एक करके हम सभी समूहों के परीक्षण किस तरीके से किए जाएंगे उनके ऊपर कुछ चर्चा कर लेते हैं। प्रथम समूह, यदि आपको ध्यान हो तो उसमें लेड, सिल्वर और मरकरी, ये 3 बेसिक रेडिकल्स थे या रखे गए हैं। मरकरी में भी इसकी 2 वैलेंसीज होती हैं, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक। तो यहां पर सामान्यतः मर्क्यूरस क्लोराइड अवक्षेपित होता है। तो प्रथम समूह का अभिकर्मक हमने देखा था डाइल्यूट HCl है। तो HCl मिलाने से प्रथम समूह के लेड, सिल्वर और मर्क्यूरस, इनके क्लोराइड्स अवलय होने के कारण अवक्षेपित हो जाते हैं। इसके लिए हमें एक टेस्ट ट्यूब में मिश्रण लेकर उसका मूल विलयन बनाना होता है। मूल विलयन की चर्चा हम करेंगे आगे, किस तरीके से बनेगा। मूल विलयन बनाया जाता है और उस मूल विलयन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl मिलाया जाता है। तो HCl मिलाने से जो फर्स्ट ग्रुप के बेसिक रेडिकल्स हैं, यदि वो उपस्थित हैं कोई सा भी, तो वो क्लोराइड आयंस जो कि हमें HCl से प्राप्त हो रहा है उसके साथ मिलकर अवक्षेपित हो जाता है और वो प्रेसिपिटेट बना देता है, जिसे हम छानकर उसके आगे परीक्षण में काम में लेते हैं। क्लोराइड्स का प्रेसिपिटेट यहां पर प्राप्त होने का अर्थ यह है कि अन्य समूहों के क्लोराइड्स अवक्षेपित नहीं होते। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि अवक्षेपण तभी होता है जबकि आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल, धनायन और ऋणायन, इनकी सांद्रताओं का गुणनफल जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसका कि मान स्थिर होता है उससे अधिक हो जाता है तब अवक्षेपण होता है। और यदि कई सारे आयंस, धन आयंस उपस्थित हैं तो ऐसी स्थिति में उस आयन का अवक्षेपण पहले होगा। जैसे यहां पर HCl है तो HCl के साथ उस आयन का अवक्षेपण पहले होगा जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मान सबसे कम होगा। तो इसलिए इस परीक्षण में या बेसिक रेडिकल्स के परीक्षण में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, विलेयता गुणनफल को आधार बनाया गया है और उनके बढ़ते हुए क्रम में इनको रखा गया है। तो बाकी और क्लोराइड्स यहां पर अवक्षेपित फर्स्ट समूह में नहीं होते क्योंकि उनका विलेयता गुणनफल हम क्या कहेंगे, अधिक है, और प्रथम समूह के क्लोराइड्स का विलेयता गुणनफल कम है, इसलिए वो अवक्षेपित हो जाते हैं। और यदि 2 या 2 से अधिक क्षारीय मूलक उपस्थित हैं तो यहां पर सिर्फ प्रथम समूह के क्लोराइड्स अवक्षेपित होंगे। उन्हें यदि हम फिल्टर करके अलग कर दें तो फिल्ट्रेट में यानी क्षनित में बाकी बचे हुए धन आयन रह जाएंगे, अर्थात पहले वाला समूह के धन आयंस अवक्षेपित होकर अलग हो जाते हैं और आगे के समूह के धन आयंस यानी रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स क्षणिक में हमको
मिल जाते हैं और आगे फिर उनका टेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम प्रथम समूह में अवक्षेपण करते हैं। द्वितीय समूह, जिसको कि हम कॉपर और आर्सेनिक समूह भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सेकंड ए में एक सदस्य कॉपर है और सेकंड बी में एक सदस्य आर्सेनिक है, तो इसलिए हम सेकंड ए को कॉपर और सेकंड बी को आर्सेनिक समूह भी कह देते हैं। यहां पर ग्रुप रिएजेंट है HCl की उपस्थिति में या अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में H2S गैस या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये समूह अभिकर्मक है। और H2S गैस सल्फाइड आयंस उपलब्ध करवाती है और HCl माध्यम यदि है तो ऐसी स्थिति में HCl से प्राप्त हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोजन सल्फाइड से प्राप्त हाइड्रोजन आयंस ये कॉमन आयन इफेक्ट देते हैं और ऐसी स्थिति में सल्फाइड आयंस का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, अर्थात H2S गैस का आयनाइजेशन कम हो जाता है, कम सल्फाइड आयंस हमको मिलते हैं। और सेकंड समूह में जो सल्फाइड्स हैं, जैसे मान लीजिए कॉपर है या बिस्मथ है, वही यहां पर अवक्षेपित हो पाते हैं। ये देखिए, ये जैसे सेकंड समूह के सल्फाइड्स हैं, तो यहां पर ये इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया गया है। ये देखिए 10 to the power -54, 10 to the power -44, 10 to the power -72, ये काफी कम है। चतुर्थ समूह में भी, जो कि जिंक, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट का है, इनके भी सल्फाइड्स होते हैं, ये भी प्रेसिपिटेट होते हैं, लेकिन इनका मान काफी अधिक है, 10 to the power -23, -15, -25, इनकी रेंज अलग है। तो यहां पर सेकंड समूह के सल्फाइड्स हैं, ये इनके जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ये काफी लो है और यहां पर इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, हाई है। और ये बीच में कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके की थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम कह सकते हैं कि ये मीडियम रेंज का है। तो सल्फाइड आयंस की सांद्रताओं को कंट्रोल करके हम यहां पर सिर्फ सेकंड समूह के सल्फाइड्स को ही प्रेसिपिटेट करते हैं और इसके लिए HCl यहां पर भूमिका निभाता है। ठीक है ना। विलेयता गुणनफल के आधार पर हम इनको जिस 3 कैटेगरी में यहां बांटा है, जिनके विलेयता गुणनफल मान बहुत कम है या जिनके बहुत अधिक हैं या जिनके कुछ हमारे बीच में से। तो H2S से प्राप्त हाइड्रोजन आयंस यहां पर वो HCl से प्राप्त हाइड्रोजन आयन के साथ उनकी उपस्थिति में कॉमन आयन इफेक्ट पैदा करते हैं। तो H2S का यदि हम आयनाइजेशन देखें तो यहां पर एक आयनन स्थिरांक भी थ्योरेटिकली होता है, उसको हम इस तरीके से परिभाषित करते हैं, हाइड्रोजन आयंस और सल्फाइड आयंस की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय H2S का कंसंट्रेशन। तो ऐसी स्थिति में जो सल्फाइड आयंस का कंसंट्रेशन है वो इस तरीके से परिभाषित होता है, अर्थात हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यदि ज्यादा है तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो इस समीकरण से हमको ये यहां दिख रहा है कि सल्फाइड आयन की सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के वर्ग के विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी अधिक होगी, सल्फाइड आयंस की कंसंट्रेशन उतनी ही कम होगी। तो ऐसी स्थिति में HCl की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयंस पहले से ही उपलब्ध होते हैं, तो उनकी उपस्थिति के कारण हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता काफी अधिक होती है और सल्फाइड आयंस की सांद्रता कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ तृतीय समूह के सल्फाइड ही अवक्षेपित हो पाते हैं। तृतीय समूह में हाइड्रोक्साइड्स हैं जो अवक्षेपित होते हैं। यहां पर यदि पिछला
वीडियो अगर आप देखें तो उसमें हमने कहा था कि इनका जो ग्रुप रिएजेंट है वो है अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से प्राप्त हाइड्रोक्साइड आयंस बेसिक रेडिकल्स के साथ मिलकर उनके हाइड्रोक्साइड से अवक्षेपित करते हैं। दूसरे और अगर बेसिक रेडिकल्स उपस्थित हैं तो उनके हाइड्रोक्साइड्स भी बनते हैं, लेकिन वो अवक्षेपित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर इनका विलेयता गुणनफल देखिए काफी कम है और इनका विलेयता गुणनफल अधिक है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ कम विलेयता गुणनफल वाले आयन ही अवक्षेपित होते हैं हाइड्रोक्साइड्स के रूप में, यानी तृतीय समूह के हाइड्रोक्साइड्स अवक्षेपित होंगे यदि तृतीय समूह में से कोई भी रेडिकल उपस्थित है। तो यहां पर भी हम हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करके सिर्फ तृतीय समूह के हाइड्रोक्साइड्स का ही अवक्षेपण करते हैं। बाकी अन्य रेडिकल यदि उपस्थित हैं तो उनका अवक्षेपण इस स्थिति में या इस लेवल पर नहीं होगा और वो विलयन में बने रहेंगे। बेसिक रेडिकल्स में हम अवक्षेपण करने के बाद फिल्टर करके जो अवक्षेप हमको फिल्टर पेपर पे मिलता है उससे उस समूह के आयंस का परीक्षण करते हैं और फिल्ट्रेट को हम अगले समूह के परीक्षण के लिए रखते हैं। तो इसलिए आगे के ग्रुप के बेसिक रेडिकल्स हमको आगे के टेस्ट के लिए उस फिल्ट्रेट में या क्षणित में मिलेंगे और पहले वाले ग्रुप के ऊपर प्रेसिपिटेट में या अवक्षेप में। और यहां पर जो 3 आयरन, क्रोमियम और एल्यूमिनियम है तो इनके अवक्षेप के कलर से भी हम इसकी कुछ पहचान कर पाते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कुछ सफेद जिलेटिनस प्रेसिपिटेट हमको मिलता है। क्रोमियम है तो हरा अवक्षेप देता है, यानी अवक्षेप के कलर से हम काफी हद तक प्रथम दृष्टया बेसिक रेडिकल की पहचान कर पाते हैं। चतुर्थ समूह जिसको कि हम जिंक समूह कहते हैं, इसमें हम अमोनिया विलयन या क्षारीय माध्यम में H2S गैस प्रवाहित करते हैं। तो ये हमें अंतर यहाँ पे ध्यान रखना है। द्वितीय समूह में अम्लीय माध्यम में H2S और चतुर्थ समूह में क्षारीय माध्यम या अमोनिया की उपस्थिति में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, जो कि विलयन को क्षारीय बनाता है। तो इसलिए हमको पहले ये सुनिश्चित कर लेना है कि जिस विलयन से हम चतुर्थ समूह का परीक्षण करना चाह रहे हैं वो क्षारीय बन चुका है, वो एसिडिक नहीं है। तो इसलिए हम उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन तब तक मिलाते हैं जब तक कि उसमें अमोनिया की गंध ना आने लगे। ऐसी स्थिति में वो विलयन क्षारीय हो जाता है और फिर हम उसमें H2S गैस प्रवाहित करते हैं। तो अमोनिया से प्राप्त, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से प्राप्त OH आयंस और यहां से प्राप्त हाइड्रोजन आयंस ये क्या करते हैं, आपस में मिलके जल का अणु बना देते हैं और ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता कम हो जाती है तो सल्फाइड आयंस की सांद्रता बढ़ जाती है और ऐसे केस में अधिक सल्फाइड आयंस होने के कारण चतुर्थ समूह के सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट हो पाते हैं। पंचम समूह जो कि कैल्शियम समूह है, इसके लिए अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति, यानी अमोनिया की उपस्थिति हमको चाहिए, अमोनिया में होना चाहिए की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट मिलाते हैं। तो अमोनियम कार्बोनेट यहां पर ग्रुप रिएजेंट है और कार्बोनेट मिलाने से जो पंचम समूह यदि उपस्थित है तो उनके कार्बोनेट्स अवक्षेपित हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमने H2S गैस पहले प्रवाहित करी है तो हमको ये सुनिश्चित कर लेना है कि विलयन में H2S गैस उपस्थित नहीं है। उसको हम क्षणित को उबाल कर या हल्का गर्म करके उसमें से H2S गैस निकाल देते हैं, उसको सूंघ के देखते हैं। यदि H2S की स्मेल नहीं आ रही है तो हम ये मानेंगे कि उसमें H2S गैस उपस्थित नहीं है। तो जो चौथे समूह का
फिल्ट्रेट है या क्षनित है उसमें हम उबाल कर H2S गैस निकाल देते हैं और फिर क्योंकि उससे अमोनिया भी निकल सकती है तो इसलिए फिर दोबारा ठंडा करके इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं ताकि उसको बेसिक बनाया जा सके और फिर उसके बाद उसमें अमोनियम कार्बोनेट विलयन डालते हैं। तो उससे मैग्नीशियम कार्बोनेट अवक्षेपित हो जाता है। छठे समूह में जो कि मैग्नीशियम का समूह है, यहां पर हम डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं और मैग्नीशियम यदि उपस्थित है तो वो मैग्नीशियम फॉस्फेट के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। और सातवां समूह है शून्य समूह, जिसमें कि सामान्यतया अमोनियम रेडिकल उपस्थित होगा। सोडियम और लिथियम भी इसमें रखे गए हैं लेकिन ये टेस्ट के लिए नहीं दिए जाते। तो अमोनियम यदि है तो वो सातवां समूह या शून्य समूह माना जाता है। इनको करने का क्रम देखिए, आपको बुक में इस तरीके से मिलेगा कि मूलक के लिए हमें पहले एक प्रारंभिक विलयन बनाना पड़ेगा और उसमें फिर एक एक करके फिर हम आगे चलते जाएंगे। जैसे HCl मिलाया, अवक्षेप प्राप्त हुआ, उसको हमने छान लिया, तो क्षनित जो बचेगा उसमें तो आगे के रेडिकल होंगे और जो अवक्षेप आएगा उसमें पहले समूह के रेडिकल्स हो सकते हैं। यानी यहां पर यदि हमें अवक्षेप मिला है तो प्रथम समूह उपस्थित है, यदि अवक्षेप नहीं मिला तो प्रथम समूह उपस्थित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम द्वितीय समूह के लिए जाएंगे और द्वितीय समूह में H2S गैस प्रोवाइड करेंगे। तो यदि द्वितीय समूह उपस्थित है तब तो उसका अवक्षेप आएगा, यदि द्वितीय समूह उपस्थित नहीं है तो अवक्षेप नहीं आएगा। तो यदि कोई अवक्षेप आता है तो हम कहेंगे कि द्वितीय समूह का कोई आयन उसमें उपस्थित है। कौन सा आयन है उसका परीक्षण बाद में करेंगे। यदि अवक्षेप आता है तो उसको फिल्टर करके हम छान लेंगे और उस अवक्षेप में सेकंड समूह का परीक्षण करेंगे और क्षनित में हम आगे के समूह का परीक्षण करेंगे। ये स्टेप कंटिन्यू चलेगा। फिर हम थर्ड ग्रुप का रिएजेंट डालेंगे, अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर अगर अवक्षेप मिलेगा तो इसका मतलब तृतीय समूह है। अगर अवक्षेप आता है तो उसको हम फिल्टर करेंगे और क्षनित को आगे के प्रयोग के लिए रखेंगे। फिर यहां पर हम H2S गैस फिर डालेंगे। ये आपका H2S को निकालकर गर्म करके निकालकर इसमें अमोनियम कार्बोनेट मिलाएंगे, तब यहां पर कार्बोनेट्स प्रेसिपिटेट होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि ये एक फ्लो चार्ट है जिसको हमें ध्यान में रखना है और इसी के आधार पर हम आगे की ओर सीधे सीधे चलते हैं। और यहाँ पर ये जो मूल विलयन है, प्रारंभिक मूल विलयन, ये एक ही बनाया जाता है और वही विलयन आगे तक चलेगा। हर ग्रुप के लिए अलग अलग विलयन नहीं बनाया जाएगा क्योंकि एक ही विलयन में सारे आयन्स मौजूद होंगे। यदि 3 धनायन है तो तीनों धनायन उस आयन में, उस विलयन में तीनों धनायन मौजूद रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम एक एक करके उन आयनों को अवक्षेपित करके अलग करते जाते हैं और परीक्षण करते चले जाते हैं। तो पहले आयन को अवक्षेपित करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे, फिल्टर करके उसमें बाकी के 2 आयन रह जाएंगे, उसमें से कोई एक समूह का अवक्षेपण होगा और फिर उसमें से उसको अवक्षेपित को अलग करके जो फिल्ट्रेट आएगा उसमें आगे के समूह का धनायन होगा। तो जिस तरीके से हम क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे वहां पर एक एक करके बेसिक रेडिकल्स सेपरेट होते चले जाएंगे और उनका टेस्ट अलग होता चला जाएगा। तो ये टेक्निक हम बेसिक रेडिकल्स के टेस्ट के लिए प्रयोग में लाते हैं।